हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हम वाटर की अलग अलग स्टेट्स और इनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, या वाटर की जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये डिस्कस कर रहे थे, है ना। और कैसे जो है ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम कैंडल की बात करें, कैंडल वैक्स जो है, तो कैंडल वैक्स को मेल्ट करके हम लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं और उसे जो है वापस से फ्रीज करके वापस से उसको सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो अलग अलग जो चीजें हैं उनकी जो अलग अलग स्टेट है उनमें चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि सभी चीजों की स्टेट को चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्या चेंजेस हम यहाँ पर करेंगे, इसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम यही देख रहे थे कि कैसे जो है वाटर की जो ये स्टेट है इनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। चलिए, जैसे हमने देखा आइस जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हीट दे करके हम उसको मेल्ट कर सकते हैं। सॉरी, आइस जो है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसको हीट दे करके हम मेल्ट कर सकते हैं, है ना, लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। या हम कहें वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट में है तो उसको क्या करके कूल करके जो है हम किस में ला सकते हैं, वापस से सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं। या जो लिक्विड है उसको, या जो वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेपर की फॉर्म में यानी कि गैसियस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? अगेन हीट दे करके, ठीक है। तो हीट क्या कर रही है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जब ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं वाटर की, इनमें जब चेंज करना है तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमने कैंडल वैक्स का एग्जाम्पल लिया था कि ये क्या है, कैंडल का जो वैक्स है यानी कि कैंडल जो है वो वैक्स से तो बनी है, तो इसको हम लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसको हम हीट करके लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, क्योंकि वैक्स क्या हो रहा है, पिघल रहा है। पिघलने को क्या कहा जाता है, मेल्ट करना। तो ये जो प्रोसेस हुई इसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग। क्लियर है? चलो, इसके अलावा आपने देखा है कि सर्दियों में जो नारियल का तेल होता है, कोकोनट ऑयल, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो कुछ समय के बाद, सर्दियों में तो वो जम ही जाता है पूरा, लेकिन गर्मियों में वापस से वो पिघल करके लिक्विड स्टेट में आ जाता है। वापस से क्या हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है गर्मियों में। फिर अगर हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये वापस से हार्ड हो जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको बाहर निकाल लेंगे फ्रिज से तो वापस से ये मेल्ट हो जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो कोकोनट ऑयल है, इसकी स्टेट भी चेंज हो रही है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कर सकते हैं हम चेंज। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। हेयर वी सी दैट Here, hence we can see that water and other substances change their state on heating और cooling। तो हमने देखा है कि water और other substance में जैसे कैंडल वैक्स हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये क्या करते हैं, हीटिंग और कूलिंग से अपनी स्टेट में चेंज करते हैं, अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है मेल्टिंग। और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है फ्रीजिंग। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है, एक है मेल्टिंग और एक है फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है, जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। और फ्रीजिंग किसे कहेंगे, जब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है उसे कहेंगे हम फ्रीजिंग। क्लियर है? चलो, चलिए, तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, इसको हम आगे देखते हैं।
चलो, तो यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या है, कैसे कैसे यहाँ पर चेंजेस होते हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है, पहले ही हमने थोड़ा बहुत देख लिया था यहाँ पर। अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि मेल्टिंग क्या प्रोसेस है। मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ solid state into liquid state। मेल्टिंग क्या प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग बोल रहे हैं। अगर इसके हम अलग अलग एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस जिसे हम बोल सकते हैं बर्फ का पिघलना, ठीक है। इसके अलावा अगला एग्जांपल हो सकता है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स यानी कि वैक्स हम जानते हैं, है ना, जो कैंडल का जो वैक्स होता है, मोम जिसे कहा जाता है, मोम, तो मोम का पिघलना, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है, मोम का पिघलना, ये भी क्या है, मेल्टिंग की ही प्रोसेस है। तो ऐसे मेल्टिंग की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिसमें मेल्टिंग हो रही है। जैसे यहाँ पर ये आइस क्यूब है और ये मेल्टिंग की प्रोसेस हो कैसे रही है, जब हम इसे हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट होकर के वाटर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई मेल्टिंग की सिंपल सी प्रोसेस, क्लियर है। चलो, ठीक, चलो, तो ये मेल्टिंग वाला ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, क्या होती है फ्रीजिंग की प्रोसेस, लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो है वो किस में चेंज हो रही है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो रही है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, वाटर है ना, एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो ये क्या है, वाटर है। तो वाटर को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनी, वाटर से आइस।
तो वाटर क्या है हमारी लिक्विड स्टेट, और आइस क्या है सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं फ्रीजिंग में और मेल्टिंग में। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों इजी प्रोसेसेस हैं, आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं, है ना, जैसे आप समझ भी गए होंगे। ठीक, चलो, अच्छा अच्छा, ये प्रोसेसेस जो है बच्चों, यहाँ पर अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखो, है ना, इस तरीके से इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखो तो यहाँ पर आप बहुत इजीली समझ जाओगे। हमने देखा है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, है ना, सॉलिड को किस में चेंज करना, लिक्विड में चेंज करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। इन दोनों प्रोसेस को फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी खैर फ्यूजन वगैरह तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या है, इस से आप अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और भी प्रोसेस लिखी गई हैं, फिलहाल वो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है केवल फ्रीजिंग और मेल्टिंग में। तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग देखो एक साथ ही खत्म हो जा रही, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो इसको, देखो ये रहा सॉलिड और ये रहा लिक्विड। ठीक है, ये रहा सॉलिड और ये रहा लिक्विड। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। तो आप देखो सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है, सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है, और सॉलिड से और लिक्विड से सॉलिड बनने की जो प्रोसेस है उसे बोलेंगे हम फ्रीजिंग। ये बात हो गई मेल्टिंग और फ्रीजिंग की, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि मेल्टिंग क्या होता है फ्रीजिंग क्या होता है। तो ये सिंपल सी चीज यहाँ पर हमने देख ली है। ठीक है, चलो, तो जो यहाँ पर बना हुआ भी है क्लियर है। चलो, तो एक बार आप इसे देख लो, नहीं बनाया आपने, ड्रॉ नहीं किया तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। चलो, इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। तो एक डायग्राम यहाँ पर है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इजीली आप कर ही लोगे इसको कंप्लीट। ठीक है, लिक्विड फ्रीजेज, इवेपोरेटेड, गैस कंडेंसेस। तो ये सारी प्रोसेस, अभी जो हमने ये एक फ्लो चार्ट देखा था तो उसमें थी ये सारी प्रोसेसेस, बिल्कुल थी। तो चलो, ये तो आपका होमवर्क हो गया, इसको तो आप इजीली कर ही लोगे। देखो, तो आपको क्या करना है कि सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा, है ना, तो वो क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, मेल्ट हो रहा है। वापस लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो क्या होगा, तो वो होगा फ्रीज। फिर देखो, लिक्विड से जब गैस बनेगी तो ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन। और गैस से जब सॉलिड वापस से लिक्विड बनेगा तो उसे कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, तो वो क्या होगा, कंडेंस होगा। क्लियर है, चलो एक बार इसको यहाँ पे कर ही लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ठीक है, और लिक्विड से क्या बनेगी, लिक्विड से बनेगी गैस। लेकिन कैसे, जब हम इन्हें हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस को कहेंगे हम इवेपोरेशन। तो ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट्स। गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। तो ये क्या हो रहा है, कंडेंसेस।
और सॉलिड से लिक्विड से वापस सॉलिड बनने की प्रोसेस क्या कैसे होती है, फ्रीज होकर के। जब ये फ्रीज होता है जिसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, और फ्रीजेस, ये यहाँ पर फ्रीज होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो नोट नहीं करा है तो नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर? तो ऐसा हो सकता है कि वाटर जो है वो फास्टर इवेपोरेट करे या धीरे धीरे इवेपोरेट करे, है ना? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे हमने पहले भी देखा है कि इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा या उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना? ऐसी ये प्रोसेस है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश हो रही है तो सड़कों पर पानी गिर जाता है, बारिश का पानी होता है, जम जाता है, कई गड्ढे होते हैं उनमें भर जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो वो पानी सारा का सारा गायब हो जाता है। गायब हो जाता है का मतलब है कि इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है? लेकिन क्या हम इसे इवेपोरेट होने से रोक सकते हैं? देखो, ऐसा रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। इवेपोरेशन अपने आप ही ये होता रहता है ना? और एनवायरमेंट में वाटर कंटेंट जो है इवेपोरेशन के अकॉर्डिंग, जहां पर इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है एयर में, इवेपोरेशन का रेट कम है तो वाटर कंटेंट कम है, तो ये एरिया टू एरिया वेरी करता है, ठीक है? ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या इवेपोरेशन को फास्टर या स्लोअर किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इवेपोरेशन जो है उसका रेट फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए? तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आप मान लीजिए आपने कोई हैंकी धोया, है ना? अपना हैंकरचिप या रुमाल जिसे कहा जाता है, आपने वो धोया और आपने उसे सुखाने के लिए धूप में डाला, है ना? मान लीजिए आपने 3 रुमाल धोए, एक को सुखाने के लिए आपने धूप में डाला एक को आपने घर के अंदर ही डाल दिया है और एक को जो है आप फैन से सुखा रहे हैं, है ना? फैन से सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला जल्दी सूखेगा? देखो, अगर हॉट डे, एकदम ब्राइट डे है, तो जो धूप में डाला गया है वो भी सूख जाएगा और जो फैन से हवा जिसको हम दे रहे हैं वो भी सूख जाएगा, क्योंकि विंड जो है वो हेल्प करता है इवेपोरेशन के रेट को। तो टेम्परेचर और विंड, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता है, जैसे जैसे विंड अगर बढ़ती है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता है। लेकिन अगर ना टेम्परेचर बढ़ाया ना विंड है, ठीक है, डार्क रूम है कोई, तो वहां पर इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है? जैसे आपने अक्सर नोटिस किया होगा, रेनी डे में कपड़े जो है वो कम, बहुत आराम से धीरे धीरे सूखते हैं, जबकि सनी डे यानी कि जिस दिन धूप खिली हुई होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना? इसलिए कपड़ों को सुखाने के लिए ज्यादातर हम धूप में डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि धूप का मतलब ये है कि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। और जिस दिन धूप नहीं है, रेनी डे है, तो रेनी डे का मतलब है कि एयर में वाटर कंटेंट पहले से ही ज्यादा है, जिस वजह से इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, ठीक है? तो सिंपल सी बात यह है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर रीड करते हैं इसे। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट? तो कौन कौन सी कंडीशंस है ऐसी जो क्या करती हैं? इफेक्ट करती है कि वाटर जो है वो कैसे इवेपोरेट, हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट, कि कितनी जल्दी जो है वो पानी इवेपोरेट करता है। क्या होती हैं ऐसी कंडीशंस? हाँ, बिल्कुल होती हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन इवेपोरेशन इन अ कोल्ड डे वर्सेस अ हॉट डे? तो अगर आप एक कोल्ड डे और हॉट डे की बात करो, है ना, एक ठंडा दिन और एक गर्म दिन, हॉट डे यानी कि जिस दिन धूप खिली हुई है, कोल्ड डे यानी कि जिस दिन धूप नहीं खिली हुई, बादल ही बादल है, ठीक है? तो आप क्या नोटिस करते हो कि इवेपोरेशन का रेट जो है वो हॉट डे में ज्यादा होता है टेम्परेचर की वजह से, और कोल्ड डे में कम होता है, ठीक है? चलिए तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। तो देखो, फैन, ड्राइंग ड्राइंग क्लोथ, फैन, ड्राइंग क्लोथ, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे, रेनी डे, इन सब चीजों, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनसे आपको क्या करना है? ये डिस्कस कर लेना है।
तो डिस्कशन यही है कि देखो, अगर हमें कपड़े सुखाने हैं तो अगर हम धूप में डालते हैं तो जल्दी सूख जाएंगे, फैन चलाते हैं तो भी सूख जाएंगे, लेकिन रेनी डे में कपड़े जो है देर से सूखेंगे, विंडी डे में भी जल्दी सूख जाएंगे। बाकी हम देखते हैं हॉट डे में हमें जो है स्वेट जल्दी आता है, पसीना आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हॉट डे में पसीना तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन विंड चल रही है, हवा चलती है, तो पसीना जल्दी जल्दी सूखता भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विंड जो है वो भी इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करती है। सिंपल सिंपल चीजें थी, एक बार आप देख लीजिए इनको। चलिए, टेक वाटर इन अ स्मॉल कप ऑफ बॉटल, यू मे यूज सैनिटाइजर इन प्लेस ऑफ वाटर। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या लेना है, एक कप में वाटर लेना है, ठीक है, कैप में, ठीक है, कैप ऑफ अ बॉटल, बॉटल की कैप में क्या लेना है, वाटर लेना है थोड़ा सा। आप जो है सैनिटाइजर भी ले सकते हो, आपके पास वाटर अवेलेबल है तो वाटर लीजिए, वाटर तो अवेलेबल ही होता है हमेशा, लेकिन सैनिटाइजर भी आप ले सकते हो अगर सैनिटाइजर अवेलेबल है तो। द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट, और उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आप क्या लीजिए, एक प्लेट में लीजिए। द एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर इन द बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। तो आप देखोगे कि वाटर की, वाटर जो प्लेट में है और वाटर जो कैप में है, वो वाटर क्या है, सेम है ना। यानी कि मान लो हमने क्या लिया है, 5 ml या 2 ml, ठीक है, 2 ml वाटर लिया है हमने, 2 ml वाटर हमने, 2 ml तो नहीं आएगा, कुछ ड्रॉप्स मान लो, है ना। तो बॉटल की कैप में जितना वाटर है उतना ही वाटर हमने प्लेट में भी डाला है। अब आपको क्या करना है, इन्हें एक दूसरे के पास रख करके छोड़ देना है। अब कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वाटर जो है जब इवेपोरेट होगा तो आपको क्या लगेगा या आपको क्या दिखेगा, क्या ऑब्जर्व आप करोगे कि प्लेट में जो वाटर था और कैप में जो वाटर था दोनों बराबर थे, है ना। तो दोनों को बराबर इवेपोरेट होना चाहिए था, लेकिन आप क्या देखते हो कि जो प्लेट में जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो गया और कैप का जो वाटर है वो अभी तक इवेपोरेट नहीं हुआ, इतना इवेपोरेट नहीं हुआ, इवेपोरेट हुआ लेकिन कम इवेपोरेट हुआ, उतना जल्दी इवेपोरेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया बड़ा है और जो वाटर की कैप है उसका सरफेस एरिया छोटा है। तो इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा, जल्दी जल्दी वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा और वाटर भी जल्दी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन का रेट। जैसे आपने देखा होगा जब हम कपड़े धोते हैं तो छत पर जब हम कपड़े डालते हैं तो कैसे डालते हैं, तार पर, तार के ऊपर कपड़े इकट्ठा करके डालते हैं या फैला करके डालते हैं। तो जो भी कपड़ा हमें सुखाना होता है उसे हम अच्छे तरीके से फैला देते हैं। फैलाने का मतलब क्या है कि उसका हम सरफेस एरिया पूरा बड़ा कर देते हैं। जबकि अगर हम इकट्ठा करके डालते हैं कपड़े को, इकट्ठा करके यानी कि कपड़े को एकदम एकदम इकट्ठा करके, ठीक है, इकट्ठा करके अगर हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर उसका सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, सरफेस एरिया कम है, जिस वजह से धूप जो है वो कम एरिया पर गिरेगी और कम वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, धीरे धीरे होगा और कम वाटर इवेपोरेट होगा। जबकि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसके ज्यादा एरिया पर धूप पड़ेगी और ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा एक समय पर, ठीक है, जिससे कि जो फैला करके डाला गया कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा और जो ऐसे ही इकट्ठा करके डाला गया है वो सूखने में काफी ज्यादा समय लगाएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो हम इवेपोरेशन के रेट के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला एग्जांपल सरफेस एरिया का पढ़ लिया, है ना, कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। रेट का मतलब है कि अगर सरफेस एरिया बड़ा है किसी चीज का तो वो वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा और जल्दी होगा, ठीक है। और अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन होने में भी समय लगेगा, जल्दी वो जो है, जो भी चीज हम सुखाना चाह रहे हैं, जहां से पानी इवेपोरेट कराना चाह रहे हैं वो इवेपोरेशन कम होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं क्या जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि विंड है, ठीक है, टेम्परेचर है,
ह्यूमिडिटी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।